हेलो स्टूडेंट्स। अपने बायोलॉजी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे थे, एंजाइम। ये टॉपिक जो है ये 12th आरबीएससी, 11th सीबीएसई, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम और अदर जो कंपटीशन है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में अपने एंजाइम से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री और उनकी जो स्ट्रक्चर थी एंजाइम्स की वो डिस्कस की थी। नेक्स्ट जो एंजाइम्स के बारे में टॉपिक आता है वो आता है एंजाइमों के विशिष्ट गुण, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है अपने पास वो है प्रोटीन नेचर, प्रोटीन प्रकृति। ये अपने स्टार्ट में बात की थी जब इसकी डेफिनेशन की थी अपने कि सामान्यतः जो प्रोटीन है एंजाइम है उनकी प्रकृति कैसी होती है, प्रोटीन प्रकृति होती है। लेकिन कभी कभी प्रोटीन प्लस अप्रोटीन भाग, जैसे अपने होलो एंजाइम देखा था, बने होते हैं। लेकिन इन सब का एक अपवाद है यहाँ पर अपने पास, जो इस अपने चैप्टर में दिया भी हुआ है, राइबोजाइम। राइबोजाइम जो है ये नॉन प्रोटीन होते हैं, आरएनए के अणु से निर्मित होते हैं, इसमें प्रोटीन उपस्थित नहीं होता। ओके। सेकंड जो एंजाइमों का विशिष्ट गुण है वो है इनकी कोलाइडल नेचर, कोलाइडी प्रकृति। देखो कोलाइडी प्रकृति क्या होती है कि सॉल्यूशन, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तीन टाइप के होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो अगर विलयन के कणों का आकार 10 की पावर -9 मीटर से 10 की पावर -7 मीटर के बीच में हो, तो वो जो गुण है उनका, वो जो प्रकृति है वो कहलाती है कैसी, कोलाइडी प्रकृति। ट्रू सॉल्यूशन में अपने जानते हैं कि आकार जो है वो इनसे छोटा होता है, जबकि सस्पेंशन में आकार जो है इनसे बड़ा होता है। अब जब इनका आकार बड़ा होगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा, जिनके कारण जब सरफेस ज़्यादा बनेगी तो उस पर सक्रिय स्थल, एक्टिव साइट्स ज़्यादा होंगे, जिनके कारण इनकी दक्षता जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। इनकी थोड़ी सी मात्रा भी जो है वो किसी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने में क्या होती है, सक्षम होती है। ओके। थर्ड जो अपने पास इनका विशिष्ट गुण आता है वो आता है विशिष्टता। देखो विशिष्टता क्या होती है, ये अपने को आगे जो इसमें 4 प्रकार हैं उनसे अपने को अच्छे तरीके से समझ आएगा। एंजाइम जो है वो 4 प्रकार की विशिष्टता या स्पेसिफिसिटी शो करते हैं। इनके एग्जांपल्स भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पे। फर्स्ट जो है वो है निरपेक्ष विशिष्टता, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। देखो निरपेक्ष विशिष्टता क्या होती है कि जिन एंजाइमों में ये विशिष्टता होती है वो एंजाइम सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप की रिएक्शंस को उत्प्रेरित करते हैं। फिर से, इस प्रकार की विशिष्टता रखने वाले जो एंजाइम्स हैं वो सिर्फ एक ही प्रकार की रिएक्शन को उत्प्रेरित करेंगे, किसी दूसरी रिएक्शन पर वो काम नहीं करेंगे। जैसे यूरिएज एंजाइम, ये केवल यूरिया का जल अपघटन की जो विक्रिया होती है उसी को उत्प्रेरित करता है और किसी रिएक्शन पर यह काम नहीं करता। यानी ये यूरिया के जल अपघटन की अभिक्रिया के लिए क्या हुआ, विशिष्ट हुआ। तो इस प्रकार की जो विशिष्टता है वो कहलाती है निरपेक्ष विशिष्टता या एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। ओके। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप की अपनी विशिष्टता है वो है समूह विशिष्टता। समूह विशिष्टता, ग्रुप स्पेसिफिसिटी। देखो समूह क्या विशिष्टता क्या होती है कि इस प्रकार की जो विशिष्टता रखेंगे एंजाइम वो क्रिया कारकों के एक विशेष समूह है, यानी क्रिया कारकों के एक विशेष ग्रुप के लिए स्पेसिफिक होंगे, उनको उत्प्रेरित करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से ये और अच्छा समझ आएगा अपने को, हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है ये उन सभी शर्कराओं पर, उन सभी सुगर्स पर क्रियाशील होते हैं जिनमें कार्बन की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। जैसे ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ। तो इन ये एक ग्रुप पर काम कर रहे हैं। कौन से ग्रुप पर, जिनमें ऐसी शुगर्स जिनमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो कितने हैं, 6 हैं। तो इस प्रकार की जो विशिष्टता दर्शाने वाले एंजाइम हैं वो उनको कहते हैं समूह विशिष्टता। ओके। तीसरे प्रकार की जो विशिष्टता है वो है बंध विशिष्टता, बॉन्ड स्पेसिफिसिटी। देखो ये नाम से ही अपने को पता लग रहा है, बंध विशिष्टता मतलब बॉन्ड से रिलेटेड कोई स्पेसिफिसिटी होना। तो इस प्रकार की जो विशिष्टता वाले एंजाइम होंगे वो एक विशेष प्रकार के रासायनिक बंध को आइडेंटिफाई करके सिर्फ उसी पर अपनी क्रियाशीलता दर्शाएंगे। यानी ये जो स्पेसिफिसिटी होती है ये बॉन्ड को लेकर होती है, बंध को लेकर होती है। इसको अपने एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। राइबो न्यूक्लियेज एंजाइम, ये पिरिमिडिन शार्क के सिर्फ 3 डैश, ये अपने को पता है कि जब अपने डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी थी कोशिका वाले चैप्टर में,
तो उसमें 2 सिरे होते हैं 3 5 तो ये पिरिमिडीन क्षार के सिर्फ 3 सिरे पर फॉस्फोडाइएस्टर बंध का जल अपघटन करता है, कहीं और पर यह क्रिया नहीं करता, किसी और बॉन्ड पर ये रिएक्शन या अपनी रिएक्टिविटी नहीं दर्शाता। तो इस प्रकार की जो विशिष्टता है वो कहलाती है बंध विशिष्टता। ओके, नेक्स्ट जो फोर्थ टाइप की विशिष्टता है उसे कहा जाता है त्रिविम विशिष्टता, स्टीरियोस्पेसिफिसिटी। देखो ये केमिस्ट्री में भी टॉपिक आता है, समावेवी। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो त्रिविम समावेवी होते हैं, स्टीरियो आइसोमर होते हैं, तो उनमें 2 रूप होते हैं उनके, एक एल रूप होता है उनका और एक डी फॉर्म होती है उनकी। तो ये जो विशिष्टता है उसी से रिलेटेड है, त्रिविम विशिष्टता, स्टीरियोस्पेसिफिसिटी। तो इस प्रकार की जो विशिष्टता वाले एंजाइम होंगे वो त्रिविम समावेवियों के सिर्फ एक ही रूप पर, या तो एल फॉर्म पर या डी फॉर्म पर क्रियाशील होंगे। अगर एल फॉर्म पर क्रियाशील हैं तो डी पर नहीं होंगे, अगर डी पर है तो एल पर नहीं होंगे, उनके दूसरे रूप पर ये क्रियाशील नहीं होते। एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही अच्छा है, अमीनो अम्ल ऑक्सीडेज एंजाइम, ये एंजाइम का नाम है, अमीनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम। ये एल अमीनो अम्ल की अभिक्रियाओं को तो उत्प्रेरित करता है, लेकिन डी अमीनो अम्ल की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं करता। यानी एल अमीनो एसिड की जो रिएक्शंस होंगी उनको तो ये इंड्यूस्ड करेगा, उत्प्रेरित करेगा, लेकिन डी अमीनो अम्ल की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं करता। ओके, तो ये 4 प्रकार की विशिष्टता है और ये बढ़िया अपने लिए जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ओके, नेक्स्ट जो अगले प्रकार का गुण है, इनका विशेष गुण, वो है एंजाइम्स का बड़ा आकार। ये अपने पीछे भी कर चुके हैं। एंजाइम्स का बड़ा जो आकार होता है वो अधिक सबस्ट्रेट को उससे आकर जुड़ने पर, क्योंकि आकार बड़ा होगा तो सतह ज़्यादा होगी, सतह ज़्यादा होगी तो एक्टिव साइट्स ज़्यादा रहेंगी, जिससे ज़्यादा क्रियाकारक जो हैं वो आकर वहाँ पर जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास स्पेसिफिक इनका गुण है वो है अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकारों के क्रियाधारों से क्रिया करने की क्षमता। देखो, प्रोटीन प्रकृति होने के कारण एंजाइम जो है वो मोस्टली कैसी प्रकृति के होते हैं, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। ये उभयधर्मी प्रकृति के होने के कारण ही, उभयधर्मी प्रकृति का मतलब है कि ये अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के क्रियाधारों से क्या कर सकते हैं, क्रिया कर सकते हैं। ये दोनों प्रकार के मीडियम में भी क्रिया कर सकते हैं। आपने छोटी क्लासों में जब डाइजेशन पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा कि जब भोजन जो है, भोजन के कण जो हैं वो अमाशय में आते हैं, तो उस समय वहाँ पर उन पर भोजन पर जो क्रिया करता है एंजाइम, उसका नाम होता है पेप्सिन, जो प्रोटीन का पाचन करता है। और पेप्सिन जो एंजाइम है ये अम्लीय माध्यम में काम करता है, जबकि जब भोजन छोटी आंत के ड्यूडेनम पार्ट में जाता है, ग्रहणी भाग में जाता है, तो वहाँ पर प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन होता है और वहाँ पर भोजन का माध्यम जो है वो क्षारीय होता है। तो ये दोनों प्रकार के माध्यमों में जो है ये काम कर सकते हैं और दोनों प्रकार के क्रियाधारों से क्रिया करने की इनमें क्षमता होती है। ओके, नेक्स्ट जो अगली इनका गुण है वो है एंजाइम इष्टता, एंजाइम ऑप्टिमा। देखो, एंजाइम ऑप्टिमा क्या होती है, किसी भी एंजाइम के लिए ऐसी अवस्थाएं जिन पर वो अपनी सर्वोच्च मैक्सिमम जो रिएक्टिविटी है वो शो कर सके। जिन विशेष अवस्थाओं पर एंजाइम अपना सर्वोच्च क्रियाशीलता दर्शाते हैं उसको कहा जाता है एंजाइम ऑप्टिमा। अब ये एंजाइम ऑप्टिमा क्या क्या हो सकती है, ये एंजाइम ऑप्टिमा जो है ये तापमान से रिलेटेड हो सकती है, पीएच से हो सकती है, क्रियाधारों की सांद्रता हो सकती है। ये अपने तीनों चीज़ें जो है जब अपने फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन पढ़ेंगे, एंजाइम की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक, तो वहाँ पर अपने पढ़ेंगे कि एंजाइमों की क्रियाविधि के लिए कितना तापमान जो है वो उचित है, अनुकूलतम है, जिस पर वो सर्वाधिक अपनी क्रियाशीलता दर्शाएंगे, कितनी पीएच जरूरी है उनके लिए, क्रियाधारों की जो सांद्रता है वो कैसी होनी चाहिए। तो ये जो गुण हैं जिन पर एंजाइम अपनी सर्वोच्च क्रियाशीलता दर्शाएंगे, वो जो उनकी रेंज होगी, वो जो अवस्था होगी, उसको एंजाइम ऑप्टिमा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अपने पास जो है वो है एंजाइम संदमन या निरोधन, एंजाइम इनहिबिशन। देखो, एंजाइमों की क्रियाशीलता जो है उनको दूसरे रसायनों द्वारा कम किया जा सकता है और जो पदार्थ इनकी क्रियाशीलता को कम करते हैं वो एंजाइम निरोधक कहलाते हैं और ये जो क्रिया है ये एंजाइम संदमन या निरोधन कहलाती है। ये भी अपने, ये जो टॉपिक है एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, इसके अंदर इस टॉपिक को अपने डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपने 7 देखे जिसमें अपने विशिष्टता के आगे 4 प्रकार भी देखे, ये सारे के सारे एंजाइमों के विशिष्ट गुण थे। ओके, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है एंजाइम में
वो आता है एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला जो कारक है वो है टेम्परेचर, तापमान। तापमान एंजाइमों को कैसे प्रभावित करता है? सबसे पहली बात तो आपने देखा कि एंजाइम जो है सामान्यतः वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, उनमें प्रोटीन पाया जाता है, तो इसलिए ताप के प्रति, टेम्परेचर के प्रति कैसे होते हैं? सेंसिटिव होते हैं, संवेदी होते हैं। किसी भी एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए जो अनुकूलतम तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप इस सीमा में, इस सीमा का मतलब है 20 टू 35 के बीच बीच, अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री इंक्रीज करते हो, मान लो 21 पर रिएक्शन हो रही थी, आपने 31 कर दिया, 22 पर हो रही थी, आपने 32 कर दिया, तो इस रेंज के बीच अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो जो रिएक्शन रेट है, यानी कि एंजाइम की क्रियाशीलता जो है वो 2 से 2.5 गुना बढ़ जाती है। टेम्परेचर अगर 35 से ज़्यादा हो जाएगा तो अपने को पता है कि ये प्रोटीन प्रकृति के एंजाइम, जिसके कारण जो है वो प्रोटीन ब्रेकडाउन होने लगेंगे, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता जो है वो कम होने लगेगी। अगर बहुत ज़्यादा तापमान हो जाएगा तो एंजाइम की क्रियाशीलता पूर्णतया प्रोटीनों का विकृतीकरण होने के कारण क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। ओके, तो ये पहला फैक्टर था। सेकंड जो फैक्टर अपने पास वो है पीएच। अब पीएच वैसे तो ये अम्लीय और क्षारीय दोनों के साथ क्रियाधारों के साथ क्रिया करते हैं, दोनों प्रकार के माध्यमों में क्रिया करते हैं, लेकिन जो इनकी ऑप्टिमा है, जो इष्टता है, जिस पर ये सर्वाधिक अपनी क्रियाशीलता दर्शाएंगे, वो पीएच का मान जो है वो है 5.0 से 7.5। अगर इनसे पीएच कम या अधिक होगी तो इनकी क्रियाशीलता में क्या आती है? कमी आती है। ओके, तीसरा जो पॉइंट है एंजाइम इष्टता में देखा था, ये भी अपने क्रियाधारों की सांद्रता। देखो, क्रियाधारों की सांद्रता को 3 तरीके से लिया जा सकता है। अगर कम हो क्रियाधारों की सांद्रता तो उसको निम्न बोलेंगे अपने, मिनिमम। अगर उचित मात्रा हो, बिल्कुल सही मात्रा हो एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए, तो उसको ऑप्टिमम बोलेंगे, श्रेष्ठतम बोलेंगे। अगर ज़्यादा हो क्रियाधारों की सांद्रता तो उसको मैक्सिमम बोलेंगे। अब देखो, इनकी सांद्रता पर का एंजाइम की जो रिएक्टिविटी है उस पर क्या असर पड़ेगा? अगर क्रियाधार ही कम होंगे तो एंजाइमों की एक्टिविटी जो है वो क्या रहेगी? लो रहेगी, डिक्रीज होगी, कम होगी। अगर आप एंजाइमों की क्रिया सांद्रता, क्रियाधारों की सांद्रता को बढ़ाओगे एंजाइम के लिए, तो रिएक्शन रेट जो है वो भी बढ़ती बढ़ती कहाँ तक चली जाएगी? मैक्सिमम, अपनी क्रियाशीलता मैक्सिमम दर्शाएंगे जब क्रियाधारों की एक श्रेष्ठतम मात्रा होगी। अगर क्रियाधारों की सांद्रता अधिकतम हो जाएगी तो ये, क्योंकि जब थोड़ी थी आपने क्रियाधारों की सांद्रता बढ़ाई तो इसकी रिएक्टिविटी रेट जो है वो बढ़ी। अब अधिकतम कर दी तो कुछ समय के लिए तो बढ़ेगी, लेकिन बाद में क्या हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी, ना बढ़ेगी ना कम होगी। अब अगर इसी कंसर्न में आप, तो ये तीनों पॉइंट जो हैं, मिनिमम के लिए डिक्रीज होगी, लो रहेगी, श्रेष्ठतम के लिए मैक्सिमम रहेगी, और मैक्सिमम के लिए अधिकतम रहेगी। ये जो पॉइंट लिखे हैं इधर, ये क्रियाधारों की सांद्रता के हैं, और ये जो लिखे हुए हैं ये अपने पास एंजाइम की रिएक्टिविटी के। इनको एज इट ही अपने को याद रखना है। नेक्स्ट जो फैक्टर इफेक्ट करता है एंजाइम एक्शन को, एंजाइम की क्रियाविधि को, वो है एंजाइम की सांद्रता। देखो, एंजाइम की आप सांद्रता बढ़ाओगे तो कुछ समय तक तो जो अभिक्रिया की दर है वो इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद स्टेबल हो जाएगी। स्टेबल इसलिए हो जाएगी क्योंकि एंजाइमों की जो सांद्रता है उसको तो बढ़ा रहे हो आप, लेकिन क्रियाधारों की जो सांद्रता है वो तो उतनी है। तो जब क्रियाधारों की सांद्रता नहीं बढ़ रही साथ साथ में, तो फिर एंजाइमों की सांद्रता बढ़ाने से कुछ समय के लिए तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी। लेकिन यदि आप एंजाइमों की सांद्रता के साथ साथ क्रियाधार की सांद्रता भी बढ़ा दो तो अभिक्रिया की गति जो होती है वो बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है अंतिम उत्पाद की सांद्रता। देखो, अंतिम उत्पाद की सांद्रता का मतलब ये है कि मान लो A प्लस बी जो है ये दोनों रिएक्शन करके AB की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये रिएक्टेंट है और ये आपके पास प्रोडक्ट है। तो जैसे जैसे ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो है, अभिकारक जो है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाएंगे, यानी इसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी अंतिम उत्पाद की। तो उसी के साथ साथ एंजाइम की जो क्रियाशीलता है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, क्योंकि एंजाइम का काम क्या था? इन दोनों को अभिक्रिया की गति को बढ़ाना। और जब ये अंतिम उत्पाद में कन्वर्ट हो रहे हैं तो फिर इन सबस्ट्रेट पर, क्योंकि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट पर काम करता है, तो इन सबस्ट्रेट पर एंजाइम की जो क्रियाशीलता है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ओके, नेक्स्ट जो सिक्स्थ पॉइंट है अपने पास फैक्टर इफेक्टिंग में, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने लिए। उनके एग्जाम्पल और
ये सारा ही मैटर जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए एग्जाम के व्यू से। देखिए एंजाइम निरोधक 6 जो फैक्टर काम करता है। कुछ रासायनिक पदार्थ जो हैं ये अपने पीछे भी देखा था, एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता को कम कर देते हैं, यानी उनकी क्रियाशीलता को घटाने का काम करते हैं। इनको एंजाइम निरोधक कहते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता को कम कर देते हैं, उसकी क्रियाशीलता को घटा देते हैं, उनको एंजाइम निरोधक कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रतिस्पर्धी निरोधक, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ओके, अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं? देखिए, इनकी जो संरचना है, किनकी? प्रतिस्पर्धी निरोधक पदार्थों की, ये क्रिया कारक के समान होती है, यानी कि इनकी जो संरचना है वो बिल्कुल लगभग लगभग किसके जैसी होती है? रिएक्टेंट जो होते हैं, क्रिया कारक जो होते हैं, उनके जैसी होती है, जिसके कारण ये पदार्थ एंजाइम की एक्टिव साइट से जुड़ जाती हैं। अब एंजाइम की एक्टिव साइट से जुड़ना तो किसने था? क्रिया कारक ने, लेकिन क्रिया कारक की जगह पर कौन जुड़ गया? प्रतिस्पर्धी निरोधक, क्योंकि इनकी संरचना बिल्कुल कैसी थी? क्रिया कारकों की। अब जब ये जुड़ जाएंगे तो वहां पर क्रिया कारक जुड़ नहीं पाएगा, और क्रिया कारक नहीं जुड़ पाएगा तो एंजाइम की जो क्रियाशीलता है, क्योंकि एंजाइम ने तो उसी क्रिया कारक के लिए काम करना था, तो एंजाइम की क्रियाशीलता जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यहाँ बंद हो जाएगी। अब इसमें अपने पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक एंजाइम है जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम जो है ये सक्सिनिक अम्ल के ऑक्सीकरण के लिए है। किसके लिए है? सक्सिनिक अम्ल के ऑक्सीकरण के लिए। यानी इस सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिव साइट से किसने जुड़ना था? सक्सिनिक अम्ल ने जुड़ना था। लेकिन सक्सिनिक अम्ल और मेलोनिक अम्ल की जो संरचना है वो लगभग लगभग कैसी होती है? कैसी होती है? इस सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज से सक्सिनिक अम्ल के जुड़ने से पहले ही कौन जुड़ गया? मेलोनिक अम्ल जुड़ गया, और मेलोनिक अम्ल ने जुड़कर यहाँ पर किसका काम किया? प्रतिस्पर्धी निरोधक का काम किया, क्योंकि उसके बाद उससे सक्सिनिक अम्ल इस सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज से नहीं जुड़ पाया। तो इस प्रकार के जो निरोधक हैं वो कहलाते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। इसको आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाते हैं। देखिए, ये अपने पास क्रियाकारक था, सबस्ट्रेट था, ये एंजाइम था जो जहां आकर जुड़ना था, ये दूसरा सबस्ट्रेट था। ओके, ये है वो इनहिबिटर। आप ये मानिए कि ये एंजाइम जो है ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, ये जो है ये सक्सिनिक एसिड है, ये जो इनहिबिटर है ये मेलोनिक एसिड है। सक्सिनिक एसिड की जगह पर कौन जुड़ गया? मेलोनिक एसिड जुड़ गया, जिसके कारण ये वाली एक्टिव साइट और इस वाली एक्टिव साइट जहाँ पर ये दोनों सबस्ट्रेट जुड़ने थे वो बंद कर दी गई है। तो ये सबस्ट्रेट तो क्या रहेंगे? अलग ही रहेंगे। तो इसने एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए क्या काम किया? उसको दमन करने का काम किया। तो इस प्रकार के जो निरोधक हैं वो कहलाते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स या प्रतिस्पर्धी निरोधक। ओके, इस डायग्राम को भी आप ड्रॉ कर सकते हो साथ में। नेक्स्ट जो अपने पास सेकंड प्रकार के निरोधक आते हैं वो आते हैं अप्रतिस्पर्धी निरोधक। इससे पहले एक चीज और, अगर प्रतिस्पर्धी जो है निरोधक हैं इनको आप कम करना चाहते हो इनके प्रभाव को, तो आप इनके प्रभाव को कम करने के लिए क्रियाकारकों की सांद्रता बढ़ा दो। अगर क्रियाकारक ज्यादा हो जाएंगे तो वो क्रियाकारक ज्यादा एफिशिएंसी शो करता हुआ उनमें से कोई ना कोई निरोधक के जुड़ने से पहले ही वहां क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो उसको कम करने के लिए अगर आपसे ये पूछ लिया जाए एग्जाम में कि प्रतिस्पर्धी निरोधक के प्रभाव के कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो प्रतिस्पर्धी निरोधक के प्रभाव को कम करने के लिए क्रियाकारक की सांद्रता को बढ़ा देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो अपने पास दूसरा आता है वो आता है अप्रतिस्पर्धी निरोधक, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। देखो, जो पीछे वाले थे वो एंजाइम की एक्टिव साइट से जुड़ रहे थे। ये वाले जो निरोधक हैं ये एक तो अपनी बुक में ये गलत लिखा हुआ है, कहीं मिलेगा आपको या पढ़ोगे तो आप, ये एंजाइम की एक तो एक्टिव साइट्स के अलावा, यानी एक्टिव साइट से नहीं जुड़ेंगे, ये एंजाइम की एक्टिव साइट्स के अलावा एंजाइम में कहीं भी और जुड़कर एंजाइम की एक्टिव साइट्स में संरचनात्मक परिवर्तन ला देते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि ये एंजाइम की एक्टिव साइट्स से ना जुड़कर एंजाइम में कहीं भी और जुड़कर एंजाइम की स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। ये इस एंजाइम की स्ट्रक्चर की जगह आप एक्टिव साइट की स्ट्रक्चर भी चेंज लिख सकते हो, क्योंकि बात एक ही है।
देखो आप इसको डायग्राम से अच्छे तरीके से समझोगे कि ये जो मैंने बात बोली कि चाहे आप एंजाइम की स्ट्रक्चर लिख दो, चाहे आप एक्टिव साइट्स की स्ट्रक्चर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब जब स्ट्रक्चर चेंज होगी एंजाइम की या एक्टिव साइट्स की, तो जो क्रियाकारक उससे जुड़ना था वो अब उससे नहीं जुड़ पाएगा। इसके एग्जाम्पल्स जो हैं अप्रतिस्पर्धी निरोधक के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। पीबी आयंस जो हैं, पीबी प्लस प्लस, एच जी प्लस प्लस, मर्क्यूरिक आयन जो हैं, एजी प्लस प्लस, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, ये पांचों जो एग्जाम्पल हैं ये किसके हैं? अप्रतिस्पर्धी निरोधक के हैं। इसमें एक तो दिया भी हुआ है अपने पास। साइनाइड क्या करता है? साइनाइड श्वसन क्रिया में किसकी क्रिया को संदमित करता है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम की क्रिया को क्या करता है? ये संदमित करता है। ओके, अब इसको डायग्राम के थ्रू समझ लो। देखिए अपने पास ये एंजाइम था, ये दो सबस्ट्रेट जुड़ने थे इनसे आगे, ये यहाँ जुड़ना था, ये यहाँ जुड़ना था। इनसे ये इनहिबिटर जुड़ा, कौन सा? नॉन कॉम्पिटिटिव। ये देखो कहाँ जुड़ रहा है, ये एक्टिव साइट पर नहीं जुड़ रहा, एंजाइम में कहीं भी और जुड़ रहा है ये। जैसे ये जुड़ा तो इसने एंजाइम की स्ट्रक्चर में थोड़ा क्या कर दिया, देखो चेंज ला दिया, और ये चेंज आने के कारण ये सबस्ट्रेट जो है इन एक्टिव साइट से अब नहीं जुड़ पाएंगे। तो इस प्रकार के जो निरोधक हैं, इनहिबिटर्स हैं, उनको कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ओके स्टूडेंट्स, आज अपने दो टॉपिक देखे, एक विशेष गुण देखे एंजाइम्स के और दूसरा अपने एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक देखे। नेक्स्ट वीडियो में अपने एंजाइम का जो क्रिया विधि से रिलेटेड अपने पास थ्योरीज हैं, सिद्धांत हैं कुछ, उनके बारे में देखेंगे। और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में अपने इसका जो नामकरण है और इनको जो क्लासिफिकेशन किया गया, एंजाइम का वर्गीकरण किया गया, वो देखेंगे। थैंक यू। स्टे एट होम, बी सेफ।